कार्यशाला के आयोजन से पहले से लेकर के और परसों, कल और आज तीनों ही दिन आप सभी ने अपने समाचार पत्रों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स में, अपने वेब मीडिया चैनल्स में आप सब ने जिस प्रमुखता के साथ में इस कार्यशाला को स्थान दिया है, महत्ता दी है, मैं आपका हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, मैंने विस्तार से अभी आप सबके सामने ही समारोह के सत्र की बातचीत करते हुए अपने विषय को रखा है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर के, विकसित भारत बनाने का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों से भारत ने देखा है, भारत के 130 करोड़ लोगों ने देखा है, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस गति के साथ में, जिन ठोस कदमों के साथ में हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पानी की उपलब्धता उसको साकार होने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती भी है और महत्वपूर्ण घटक भी है। इसलिए 2047 के विकसित भारत बनाने के सपने में पानी की आपूर्ति बाधा न बने, उसके लिए आज से हम काम करना प्रारंभ करें। इसी लक्ष्य को लेकर के इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। राज्यों ने जिस तरह से उत्साहपूर्वक ऊर्जा के साथ में इसमें हिस्सा लिया, जो काम वो कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की, उसके बारे में हमने प्रेजेंटेशंस दिए, भारत सरकार के अन्य संस्थाओं ने भी किए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक टीम इंडिया की तरह काम करें, वो टीम इंडिया का साकार नज़ारा पिछले 2 दिन तक हम सब ने यहाँ देखा भी और अनुभव भी किया। होल ऑफ गवर्नमेंट की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सरकार के सभी घटक मिलकर के एक विषय के लिए सामूहिक रूप से काम करें, हमने देखा कि पानी से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं और जो पानी से जुड़े हुए संबद्ध जितने भी मंत्रालय हैं, उन सभी मंत्रालयों की सहभागिता भी इस कार्यशाला में रही। मैं उन सब का भी अभिनंदन और आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत सारे विषय जिनका उल्लेख मैंने विस्तार से अभी किया था कि पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, उपलब्ध पानी को ठीक से व्यवस्था करना, बरसात के पानी का संरक्षण करना, संरक्षित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना, उपयोग किए हुए पानी को रिसाइकल करके वापस उपयोग के लायक बनाना, तकनीकी का विशेष उपयोग करना, इन सब के माध्यम से हम किस तरह से जल का प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाकर हम किस तरह से आने वाले समय में भारत को जल समृद्ध और जल सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से बातचीत भी हुई है। हमने एक दूसरे से सीखा भी है और निश्चित ही इस 2 दिन की कार्यशाला के मंथन से जो नवनीत निकला है, जो अमृत निकला है, वो पॉलिसी प्लानिंग करने वालों को भी और एग्जीक्यूट करने वाले दोनों को निश्चित रूप से एक नई दिशा और गति प्रदान करेगा। एक करके बोल, पहले भाई सबको 2 दिन का पूरा कंक्लूजन क्या चैलेंज निकले हैं? देखिए, मैंने पूरे विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चा की है, अभी विस्तार से उस विषय को रखा है। अगर मैं वापस रखूंगा तो आधा घंटा लगेगा, इसलिए मैंने अभी अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी 5-6 बिंदुओं में उसको समेटने की कोशिश की। पंजाब के मंत्री ने भी बोला है और सर ने भी बोला है कि जो पड़ोसी राज्यों का देशों से जो नदियां आती हैं वो एक बहुत चुनौती है। किस प्रकार की चुनौती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पड़ोस से आने वाली नदियां हमारी चुनौती, ये भौगोलिक व्यवस्था है, वो हमारे लिए वरदान भी है। आज जिस तरह से नेपाल से आने वाली नदियों से जो हमें पानी मिलता है, चाइना से आने वाली नदियों से जो हमें पानी मिलता है, तिब्बत से आने वाली नदियों से जो हमें पानी मिलता है, वो हमारे लिए वरदान है। पंजाब के माननीय मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि जो सतलज नदी जो पंजाब में जाकर के, पंजाब से भारत के हिस्से में जाकर के, पाकिस्तान में जाकर के वापस आती है, वो कुछ प्रदूषित होकर के आती है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि सतलज में जो पानी का प्रदूषण है, जो उसके नीचे हरियाणा को भी इफेक्ट करता है, पंजाब को भी इफेक्ट करता है, हरियाणा को भी करता है, राजस्थान को भी करता है। पंजाब से नीचे डाउन द लाइन 1000 किलोमीटर मेरे घर में जो पानी आता है, वो भी सतलुज दरिया का पानी आता है, वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन उसमें जो प्रदूषण है उसका कारण केवल पाकिस्तान की टैनरीज नहीं है। लुधियाना में जिस तरह से बुड्ढा नाला से जो पानी आता है, लुधियाना सिटी का सूवेज जो अनट्रीटेड उसमें मिलाया जाता है, लुधियाना की डेयरीज का जो अनट्रीटेड पोल्यूटेड पानी उसमें मिलाया जाता है, जो लुधियाना के डाइंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज का जो पानी उसमें छोड़ा जाता है, जो लुधियाना की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज का पानी छोड़ा जाता है, वो सब प्रदूषण का बड़ा कारण है। भारत सरकार ने पंजाब की सरकार को 750 करोड़ रुपए उस प्रदूषण से मुक्त करने के लिए योजना को स्वीकृत किया, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम की गति जितनी होनी चाहिए उससे कम है। ये राजनीतिक मंच नहीं था, इसलिए मैं ये टिप्पणी नहीं करना चाहता था,
लेकिन पंजाब को उस पर फोकस करने की और उस काम को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। सर, चाइना में प्लीज वाटर बॉडीज के बारे में की चर्चा हुई, तो ये वाटर बॉडीज पे अतिक्रमण है सभी जगह, भोपाल उसमें भी शामिल है, उसको लेके कोई मार्गदर्शन? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप सबको आगे के प्रश्नों के दृष्टिकोण से, कि हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य सूची का विषय है। जल के संसाधनों की देखभाल, उनका उपयोग और उनके परिचालन और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसलिए राज्य सरकारों को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। यही बीज प्रतिपादित करने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं की आवश्यकता है। हरियाणा ने जिस तरह से अपने यहाँ वेटलैंड अथॉरिटी बनाई है, और वेटलैंड अथॉरिटी ने 100 साल पुराने सारे रिकॉर्ड्स को जो लेकर के उसके अनुरूप उनको वापस रिस्टोर करने के लिए काम किया है, अतिक्रमण को हटा करके वाटर बॉडीज को रिक्लेम किया है। इस विचार को यहाँ आज हरियाणा ने जब रखा था, तो मुझे लगता है कि अन्य राज्यों ने भी इससे कुछ न कुछ सीखा होगा और सीख करके उस पर काम हो